हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं खुशबू स्वागत करती हूँ स्टडी विथ एंड उड़ान क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो कि हमारा फुल चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो मैंने आपको बस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो आपने पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ। चलिए, तो हमारा हेडिंग है यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या उसका या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि कोई भी तत्व हमारा हो गया, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे ही हमारे तत्व हैं। ठीक है, उसके प्रतीक जैसे कि जो उसका प्रतीक होता है, या ऑक्सीजन के ओ से दर्शाया जाता है, और हमारा हाइड्रोजन एच, कार्बन सी, ऐसे जो होते हैं उसके तत्व, उसके प्रतीक, जैसे कि हमारा ये ऑक्सीजन ओ से दर्शाया जाता है, तो ये हमारा तत्व हो गया। ठीक है, तत्व ये सूत्र हो गया। ठीक है, ये सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूत्र हो गए, और उसके उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि जो उसके जो भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, जो उसके सूत्र होते हैं, जो जैसे कि ओ हो गया, उसका भौतिक अवस्था हमारा गैस है। ठीक है, तो ये उसके साथ हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया गया उसके भौतिक अवस्था के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम्प्लीटली। और ये हमारा हो गया रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक आवश्यक परिस्थिति, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि हमारा जो हो गया, ये जो रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, ये जो रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ऊष्मा या ताप या दाब ऊपर लिखते हैं ना, ऊष्मा के जैसे जब रासायनिक समीकरण को रिएक्शन करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर आपने ऊपर देखते होंगे ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऊष्मा भी लिखा, यहाँ ऊपर ऊष्मा लिखा जाता है, और ताप दाब जो भी रहता है, जिस प्रवृत्ति में आप रिएक्शन करवाते हैं वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा या ताप या दाब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा या ताप या दाब कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम रिएक्शन करवाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया रासायनिक जो यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हम ऊष्मा के थ्रू रिएक्शन करवाते हैं, ताप के थ्रू, ताप या दाब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करवाते हैं उसी को भी दर्शाया, मतलब उसके ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड हमारा हो गया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, जैसे कि हमारा अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित करना है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना होना, ना द्रव्यमान का ना तो होना होता है, ना मतलब विनाश होना होता है। जैसे कि ना द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा बस यहाँ पर ये बैलेंस उसका करना होता है। ठीक है, उसे बैलेंस दोनों, जैसे कि अभिकारक में भी होता है और उत्पाद में भी होता है, तो वो इनकम्प्लीटली होता है, उसे कंप्लीट करना होता है दोनों तरफ। ठीक है, तो उसी को हम संतुलित करना बोलते हैं।
दोनों ओर मतलब दोनों ओर बराबर हमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि दोनों ओर समान हमें मतलब ये ना ही इसका विनाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि बताया यहाँ पर जो परमाणु है, यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर ये जो आयरन है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अकेले हैं ये, और यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेले है। तीसरी इस संख्या को परमाणु की संख्या को समान हमें करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम समान थोड़ा सा कर लेते हैं, संतुलित करना। चलिए अभी हमारा जो समीकरण है असंतुलित है, ठीक है। तो हम इसे संतुलित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो हो गया एफ ई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ ई अकेले है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इस वाले उत्पाद में 3 है, यहाँ पर अभिकारक में 1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पर 2 है, सेम में बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा देख रहे हैं, यहाँ पर आप 4 है, यहाँ पर यहाँ अकेले है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम्प्लीट है, अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। हम बैलेंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा Fe3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम आगे जैसे कि यहाँ पर नीचे नहीं लगा सकते हैं, अगर हमें लगाना होगा तो हम ये जो आगे की तरफ लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, जैसे कि यहाँ पर सॉरी जो इसके आगे हम 3 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 3 लिखेंगे ऊपर इसके साइड में, ठीक है, या फिर 3 Fe, और यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ तो प्लस ही रहेगा ही। 2 रिएक्टेंट के बीच में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, H2O और आयरन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे हम 4 लगाएंगे, ठीक है। तो ये अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ हमारा हाइड्रोजन की दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब हाइड्रोजन इनकम्प्लीट हो गया है, जैसे कि 2 चौक 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें करना होगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अब हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बना के, यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3, यहाँ पर तत्व रहेगा, यहाँ पर तत्व जैसे कि आयरन हमारा हो गया, और हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि तत्व हमारा यहाँ पर अभिकारक हो गया। अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, और या उत्पाद हो गया मतलब प्रोडक्ट। तो जो यह फी है फर्स्ट वाले में हमारा 1 है, सेकंड में है 3 है, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा इस वाले में, इसमें भी 2 है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन 1 है, और इसमें ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारा इनकम्प्लीट है, देखिए। तो यहाँ पर हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 3 बन जाए 3 होगा, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यह 1 सेकेंड 3Fe, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब हमारा हो गया हाइड्रोजन है, इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा हो गया 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 हो गया, तो हो गया H2O 4H2O, यहाँ पर एरो का निशान रहेगा।
और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर ये 3Fe हो गया, यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर Fe3, ठीक है। और O4 हो गया, O4 हो गया प्लस 4H2O, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे संतुलित बोलते हैं, ठीक है, इसे हम संतुलित बोलते हैं, इससे हम संतुलित बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताना है, यहाँ पर संतुलित बोलते हैं। अभी इसके जो इसके भौतिक अवस्था को नहीं दर्शाएंगे थे, तो यहाँ पर हमें भौतिक अवस्था को भी दर्शाना है ना। वहाँ पर रासायनिक तत्व के साथ साथ उसके भौतिक, रासायनिक तत्व के जो होते हैं उनके साथ साथ हमें उसके भौतिक अवस्था को दर्शाना है। जैसे कि रासायनिक तत्व के सूत्र और उसके भौतिक अवस्था के साथ साथ दर्शाना है। यहाँ पर रासायनिक तत्व होते हैं, ये हमारा हो गया, ये रासायनिक तत्व का सूत्र हो गया, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया आयरन है ना, ठीक है, ये आयरन हो गया है, तो ये ठोस हमारा है, ठीक है, 3Fe, ठीक है। ये सॉलिड है, फिर प्लस, फिर 4H2O, ठीक है, 4H2O ब्रैकेट में, ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में हो गया। ये जल हमारा लिक्विड होता है ना, पानी होता है, तो ये लिक्विड हो गया। फिर Fe3O4, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारा सॉलिड हो गया ना, बचा हमारा H2O, ये आप जानते ही हैं, H2O हमारा 4H2O हो गया। 4H2O ये हमारा लिक्विड होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन मैं आपको आगे की तरफ ले चलती हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा और एक समीकरण समझ लीजिए, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई कठिन होता है, तो ये सिंपल सा है थोड़ा सा, मैंने आपको आगे एग्जाम्पल में बताया था MgO का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपक्रिया करवाते हैं, ठीक है, सॉरी Mg+O2 रहेगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा परमाणुओं की संख्या 2 रहती है, ठीक है, O के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर हम क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा इनकम्प्लीट है, इसे हम कंप्लीट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो हमारा है, यहाँ पर O हमारा 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ये तो बराबर है। और बट जो हमारा ऑक्सीजन है ये 2 है, ठीक है। तो इसे हम कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ पर 2Mg+O2M, यहाँ पर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाएगा ना, अगर 2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर MgO रहेगा, MgO, ठीक है, 2MgO। तो ये हमारा हो गया बैलेंस, ठीक है। और इसके अब भौतिक अवस्था के साथ दर्शाना है, क्योंकि ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसके भौतिक अवस्था के साथ दर्शाना है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 2Mg, ये सॉलिड के फॉर्म में है ना, तो इसे सॉलिड के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर O2 हमारा हो गया ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, और यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, 2MgO बना है ना,
यहाँ पर 2 MgO जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। चलिए, अभी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको आगे की तरफ ले चलती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हेडिंग है संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा 2 अभिकारक है A+B और एकल उत्पाद का निर्माण किए C का निर्माण किए। ठीक है, ये हमारा 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। जैसे कि यहाँ पर निर्माण करवाया गया उदाहरण में, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन है हमारा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है CO2 का, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण किए, एकल प्रोडक्ट का निर्माण किए। ठीक है, यहाँ पर कोयले की दहन के साथ हुआ, ऊष्मा के साथ हुआ। ठीक है, जैसे कि ऊष्मा के साथ अगर हम हीट करेंगे तो CO2 हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और जल का निर्माण, यहाँ पर जल का भी निर्माण करवाया गया है, जो कि हमारा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, जैसे कि 2H2 ये हमारा है प्लस O2 को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा जल का निर्माण करेगा, H2O बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर H2O बनेगा, जो कि हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा। ये दोनों हमारा गैस के फॉर्म में है। ठीक है, 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन वैसे ही आपको और दिया गया है, जो कि यहाँ पर वही चीज़ें समझाया गया है। ठीक है, 2 अभिकारक मिलके ओनली एक उत्पाद का निर्माण किए, जो कि बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जो कि इसी का पार्ट है, संयोजन अभिक्रिया के पार्ट है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि यहाँ पर उत्पाद तो हो ही रहा है, बस उसमें से ऊष्मा अलग से निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्राकृतिक गैस का दहन के साथ करवाया जा रहा है अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ये प्राकृतिक गैस मीथेन होता है। ठीक है, और जो हमारा रिएक्शन करवाया जा रहा है ओ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है प्लस H2O जल भी बना है और प्लस ऊष्मा भी उसमें से निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऊष्मा भी, और यहाँ पर देख सकते हैं उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो ये हमारा 3 चीज़ बनते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और जल भी हमारा बना, और यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलते आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। यहाँ पर देख सकते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन करवाया जा रहा है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा, इसमें भी वही चीज़ें हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये हमारा ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, तो ये हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस H2O जल बना और ऊष्मा बना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी जो भौतिक अवस्था दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये जो हमारे हैं भौतिक अवस्था, ठीक है, ये हमारे इसी को दर्शाना है, इसके साथ साथ दर्शाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया सेकेंड जो होता है, जो सेकेंड हमारा होता है, ठीक है, जो सेकेंड हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें था संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो कि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको आगे दिखाया जा रहा है, ऊष्मीय वियोजन के द्वारा ऊष्मीय ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एकल अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक है और इसमें से टूटा हुआ है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया है, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया है। तो जस्ट यहाँ पर ऊष्मा के देखिए, ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है या FeO3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बना है अलग से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया ये वाला, यहाँ पर दूसरा हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड हमारा हो गया, जो सेकेंड रिएक्शन करवाया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर का हुआ है, यहाँ पर हम ऊष्मा के साथ वियोजन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा CaO मिलेगा, बुझा हुआ चूना मिलेगा और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। जैसे दो मतलब एकल अभिकारक जो होगा टूट करके यहाँ पर दो उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर है, यहाँ पर जो टूटा हुआ है, एक हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और यहाँ पर सेकेंड हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दो उत्पाद बने हैं, ठीक है, दो उत्पाद में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। वैद्युत, यहाँ पर वैद्युत वियोजन, ठीक है, विद्युत द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। जैसे कि वहाँ पर देखिए ऊष्मा के द्वारा वियोजन करवाया जा रहा था, यहाँ पर वैद्युत द्वारा इलेक्ट्रिक द्वारा करंट दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि वही अभिक्रिया करवाया जा रहा है। यहाँ पर 2H2O जो कि लिक्विड के फॉर्म में है हमारा, और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो दो भाग में टूट जाएगा, ठीक है, दो भाग में टूटा हुआ है। जैसे 2H2 है, यहाँ पर प्लस करके O2 बाहर, मतलब O2 है बाहर निकल गया और H बाहर निकल गया H2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है, ये रिएक्शन करवाया गया। और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन, देखिए यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन भी होगा, तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और ये हमारा प्रकाशीय वियोजन, जो कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाला वियोजन है। यहाँ पर Ag हमारा सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ये सूर्य के प्रकाश में वियोजन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, आपने वहाँ पर पहले भी सुना होगा कि एकल अभिकारक टूट कर
दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा दो उत्पाद बना है, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया है जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है, और ये हमारा क्लोरीन अलग हो गया है, ठीक है, क्लोराइड। यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में होता है ना, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर दो अभिकारक बना है एक रिएक्टेंट से टूटकर, ठीक है। और यही चीज़ें इसमें भी हुई है, सूर्य के प्रकाश के साथ वियोजन करवाया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहीं पर हुई है, जैसे कि ये टूटा हुआ है, ये टूट करके यहाँ पर Ag यहाँ हो गया और Br यहाँ पर हो गया, ठीक है। और जिस फॉर्म में उस फॉर्म में, जैसे लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, या आप बोलते सकते हैं एक्वियस के फॉर्म में है, तो उसे उस रूप में जैसे जो है उसी के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं आपको लेके यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये तीनों आपने देखा होगा, ये तीनों आपने वहाँ पर देखा होगा, ऊष्मा, प्रकाशीय वाला, प्रकाशीय, वैद्युत, और यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है। तो ये तीनों एक ही हो गए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित करते हैं। जैसे जो हमारा अधिक क्रियाशील है वो और जो उसमें विस्थापित करेंगे जो कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। जैसे कि हमारा FeO होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो ये SO कम क्रियाशील के साथ मिलेगा, कम क्रियाशील यौगिक के साथ मिलेगा, तो ये अलग रूप लेगा। ये हमारा FeSO4 का निर्माण करेगा जो कि एक्वस के रूप में, जलीय विलयन के रूप में, और यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना है और यहाँ गर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि उसमें आपने देखा कि मतलब विस्थापन अभिक्रिया, अब यहाँ पर थी विस्थापन अभिक्रिया है, जैसे कि उसमें विस्थापन था, इसमें मतलब 2 बार होगा विस्थापित, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट को आप देख रहे हैं और बेरियम क्लोराइड को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ पर आपने जोड़ देना है। यहाँ पर जो हमारा सोडियम है ये क्रिया करेगा क्लोराइड के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ क्रिया करके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया बेरियम हो गया, ठीक है। बेरियम हमारा हो जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर देख रहे होंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों के का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान करने से, ये यहाँ पर आदान प्रदान बस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देन मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद बिल्ले अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है अपचयन एंड उपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर उपचयन एवं अपचयन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आगे मैं नेक्स्ट चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपचयन, यहाँ पर देख सकते हैं
कि अपचयन जो उपचयन होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा सी है, C+O2 को रिएक्शन करवाएंगे, CO2 बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक है। और सेकंड में हमारा हो गया जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है। तो यहाँ पर Cu 2Cu प्लस O2 फिर प्लस 2Cu, ये हमारा ये भी हुआ है वही चीज़ें। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर CuO मतलब यहाँ पर CuO प्लस H2 को हीट कराएंगे तो यहाँ पर Cu प्लस H2O बाहर निकल आएगा। यहाँ पर H2O बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसी को उपचयन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर उसमें जस्ट अपोजिट होता है, उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, मतलब निकल जाता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो जाता है और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, आपको हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शन दिया है, अपचयित मतलब उसमें घुल जाता है, ठीक है। अपचयित मतलब निकल जाता है, ठीक है। अपचयित यहाँ पर कॉपर अपचयित है। यहाँ पर पहले तो कॉपर ऑक्साइड पहले तो अपचयित हुआ है। यहाँ पर देखिए CuO, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस यहाँ पर रिएक्शन उष्मा के थ्रू रिएक्शन हमारा हुआ है। तो यहाँ पर Cu अलग हो गया है, H2O हमारा अलग हो गया है, जो कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई है। कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बन जाता है, ठीक है। इस अपक्रिया को अपचयन तथा उपचयन दोनों हो सकते हैं। इसे रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपचयन उपचयन जो अपक्रिया है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा है संरक्षण, ठीक है। संरक्षण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संरक्षित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जब कोई धातु मतलब कोई वस्तु हो गया, वस्तु क्या, जैसे कि लोहा हो गया। इसमें उदाहरण में दिया है, एग्जाम्पल में दिया है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ठीक है। चांदी के परत पे काली पड़ जाना और तांबे की ऊपरी सतह पर मतलब हरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। ये इसके उदाहरण है संरक्षण के, ठीक है। संरक्षण के ये उदाहरण है। जैसे कि अगर संरक्षण ये जो होगा उस पे मतलब लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उस पे जंग लग जाता है और चांदी के जो वस्तुएं होती है उस पे कालिक पड़ जाता है। कभी देखते हैं ना कि बहुत दिनों तक पहने हुए अगर चांदी हम बहुत दिनों तक पहने हैं तो उस पे कालिक पड़ जाता है, ठीक है। तो और तांबे पे देखते होंगे, अगर तांबे में पानी वानी रख देते हैं तो वहाँ पर हरा हरा सा दिखाई देना लगता है, तो वो हमारा संरक्षण का उदाहरण होता है, ठीक है।
और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो जो लोहे पे जंग लगता है उससे बचने के लिए हम यहाँ पर यश दलेपन और विद्युत लेपन, जैसे कि यहाँ पर हम तार में जैसे बोल सकते हैं यश दलेपन, और जैसे करंट जो होता है उसमें तार में ऊपर से प्लास्टिक लपेटा जाता है, और यहाँ पर अगर लोहा है तो उस पे हम देख सकते हैं उस पे हम पेंट कर देते हैं ताकि वो हमारा ख़राब ना हो सके, ठीक है, उस पे जंग ना लग सके, उस पे पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो गया विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता के बारे में। यहाँ पर वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से अपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके बाद स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर विकृत गंधिता जो होता है, वसा युक्त और तैलीय युक्त जो सामग्री होती है खाने के, अगर वह मतलब वायु के संपर्क में आ जाती है तो वो खराब हो जाती है, जिसमें से उसमें से गंध आने लगती है, वो खाने लायक नहीं होता, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, जैसे कि यहाँ पर प्रतिदिन ऑक्सीकारक का उपयोग करके, और दूसरा हो गया वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, और तीसरा हो गया वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे कि जो चिप्स का पैकेट अक्सर देखते हैं फूला हुआ होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, जो कि वो निकल जाता है तो जो वो चिप्स की पैकेट ख़राब हो जाती है, अगर वो उसमें रहता है जब तक तो वो ख़राब नहीं होती है। और चौथा हमारा हो गया शीतलन द्वारा, ठीक है। अगर हम कम मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर में, जैसे कि बहुत नमी है वहाँ पर रखेंगे तो हमारा सही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द से जल्द इस वीडियो में को लाइक करें, अगर लाइक नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।